and welcome to my YouTube channel. So in today's video, we are going to discuss the MCQs or multiple choice questions with solutions of class 10th economics chapter 1st, which is development. So let's begin. First question, the total income of the country divided by its total population is called as. तो एक country का जो total income है, अगर हम उसे उसके total population से divide कर देंगे तो उस income को हम क्या कहेंगे? आंसर इज ए पर कैपिटा इनकम। ये क्या है? एवरेज इनकम। हम इसमें कंट्री के टोटल इनकम को इसके टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं, एवरेज निकालते हैं। सो द एवरेज इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड एज पर कैपिटा इनकम। ऐसे तो इनकम को कंसिडर किया जाता है डेवलपमेंट की, ये देखने के लिए कि कौन ज़्यादा डेवलप्ड है, यानी कि कौन रिच है, कौन सी कंट्री पुअर है। लेकिन सिर्फ इनकम को कंसीडर करना, यानी कि सिर्फ अगर हम टोटल इनकम को कंसीडर करें जो कि सम है, जितना भी कंट्री में जितने लोग जितना कमा रहे हैं उनका टोटल सम है, उसको कंसिडर करें तो वो एक अप्रोप्रिएट क्राइटेरिया नहीं होगा डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए। ये भी तो कंडीशन हो सकता है कि कुछ कंट्रीज में कंसंट्रेशन हो, कुछ लोग ज़्यादा कमा रहे हो एज कम्पेयर्ड, क्योंकि जो टोटल इनकम है वो हमें नहीं बताएगा कि एक एवरेज पर्सन जो है उस कंट्री में कितना कमाई कर रहा है। ये भी तो हो सकता है एक कंट्री में कुछ ही लोगों के पास ज़्यादा पैसा हो और बाकी लोग उतना नहीं कमा रहे हो। इसलिए सिर्फ टोटल इनकम को एज अ क्राइटेरिया ऑफ डेवलपमेंट नहीं कंसिडर किया जाना चाहिए। हम इसमें एवरेज इनकम देखते हैं कि एवरेज व्यक्ति जो है उस कंट्री का कितना कमाता है। तो इन द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स ब्रॉट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक, जो वर्ल्ड बैंक है वो क्या निकालती है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स। उसमें हम कौन सा क्राइटेरिया यूज करते हैं? तो एवरेज इनकम का, यानी कि पर कैपिटा इनकम का क्राइटेरिया यूज किया जाता है कि कौन सी कंट्री रिच है, पुअर है, डेवलप्ड है या डेवलप नहीं है। इसे देखने के लिए हम एवरेज इनकम का यूज करते हैं। Next question, which of the following categories would India come under according to the criterion of World Bank? तो World Bank के क्राइटेरियन के हिसाब से इंडिया जो है कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करेगा? आंसर इज सी, लो मिडिल इनकम कंट्री। इंडिया क्या है? लो मिडिल इनकम कंट्री है। तो जो क्राइटेरिया यूज किया जाता है वर्ल्ड बैंक में ये क्लासीफाई करने के लिए कि कौन सी कंट्री रिच है, कौन सी पुअर है, कौन सी लो इनकम कंट्री है, तो हम देखिए क्या क्या यूज करते हैं। तो अगर कोई कंट्री है जिसका पर कैपिटा इनकम कितना है? $12 12,056 पर एनम एंड अबव इन 2017। ये 2017 के हिसाब से हम बात करें इस डेटा की कि कितना $12 होना चाहिए? 12,056 पर एनम। तो वैसे कंट्रीज को हम क्या कहेंगे? रिच कंट्रीज, जिनका एवरेज इनकम इतना है। एंड दोज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $9 955 और लेस आर को लो इनकम कंट्रीज। और ऐसे कंट्रीज जिनका इनकम कितना है? $95 से भी नीचे है पर एनम, तो वैसे कंट्रीज को हम लो इनकम कंट्रीज कहेंगे। इंडिया का कितना है एवरेज इनकम? तो ये है $1820 पर एनम। और इस हिसाब से इंडिया जो है लो मिडिल इनकम कंट्री की कैटेगरी में आता है। Next question, what would you call a country with per capita income $12,056 per annum and above in 2017? तो आप ऐसे कंट्री को कौन सी कैटेगरी में रखेंगे जिसका टोटल एवरेज इनकम यानी कि पर कैपिटा इनकम कितना है? $12,056। आंसर इज सी, रिच कंट्री। Next question, what would you call a country with per capita income $955 or less per annum in 2017? तो आप ऐसे कंट्री को कौन सी कैटेगरी में कंसिडर करेंगे जिसका टोटल एवरेज इनकम पर कैपिटा इनकम $955 है या उससे नीचे है 2017 के अकॉर्डिंग? आंसर इज ए, लो इनकम कंट्री। तो इंडिया कौन से कैटेगरी में फॉल करता है? लो इनकम मिडिल कंट्री। और इंडिया का टोटल पर कैपिटा इनकम या टोटल एवरेज इनकम कितना है 2017 के हिसाब से? तो $1820 इतना है। इन सब डेटा को अच्छे से याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट? तो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या होता है? आंसर इज A. Infant mortality rate or IMR indicates the number of children that die before the age of 1 year as a proportion of 1,000 live children born in that particular year. So this is infant mortality rate. Next question, what is literacy rate? तो literacy rate क्या होता है? Answer is
B. Literacy rate measures the proportion of literate population in the 7 and above age group. यानी कि लिटरेट लोग वो होते हैं जिनकी उम्र 7 साल से ज़्यादा है और वो किसी भी एक लैंग्वेज में लिखना या पढ़ना जानते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म नेट अटेंडेंस रेशियो? तो इस टर्म नेट अटेंडेंस रेशियो से आप क्या समझते हैं? Answer is D. Net attendance ratio is the total number of children of age group 14 and 15 years attending a school as a percentage of total number of children in the same group. तो ये net attendance ratio है, मतलब कि जो children हैं जो 14 से 15 years के age group में है वो कितना परसेंट में स्कूल को अटेंड कर रहे हैं. So this is the net attendance ratio. Next question, what does PDS stand for? तो PDS का full form क्या है? आंसर इज बी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है? ये गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश्ड है जिसमें कि फूड और नॉन फूड आइटम्स जो हैं पुअर पीपल को एट सब्सिडाइज्ड रेट प्रोवाइड की जाती है. सस्ते से सस्ते दामों पे ये सब बेसिक चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं. तो ये होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BMI? तो BMI का फुल फॉर्म क्या है? आंसर इज सी, बॉडी मास इंडेक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज HDI स्टैंड फॉर? तो HDI का फुल फॉर्म क्या है? आंसर इज ए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस पब्लिशेस द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? तो इनमें से वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश करती है? आंसर इज डी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम. तो ये एक ग्लोबल नेटवर्क, ग्लोबल प्रोग्राम है ह्यूमन डेवलपमेंट का, जिसमें ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश करती है. ये रिपोर्ट बेस्ड होता है लोगों के एजुकेशन, हेल्थ और उनके एवरेज इनकम पर. यानी कि जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट, सिर्फ इनकम ही नहीं देख रही, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जैसे कि लोग कितने एजुकेटेड है, उनका हेल्थ स्टेटस क्या है, ये सब भी पर भी फोकस किया जाता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम में. और एक रिपोर्ट प्रिपेयर किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसमें अभी हमने एक फुल फॉर्म पढ़ा था HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. उसमें कंट्रीज को उनके रिपोर्ट के हिसाब से रैंकिंग मिलती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, कंपेयर्स कंट्रीज बेस्ड ऑन. तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है HDR जो कि UNDP पब्लिश करती है वो कंट्रीज को कौन से बेसिस पर कंपेयर करती है? क्या क्राइटेरिया है कंपैरिजन का? आंसर इज डी, ऑल द अबव. द एजुकेशनल लेवल्स ऑफ द पीपल, देयर हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम यानी कि टोटल एवरेज इनकम ऑफ द पीपल. तो ये तीनों ही बेसिस हैं ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम के रिपोर्ट के. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया हैज़ हायर ग्रॉस नेशनल इनकम देन इंडिया? तो इनमें से वो कौन सी भारत की नेबरिंग कंट्री है, इंडिया की नेबरिंग कंट्री है जिसका ग्रॉस नेशनल इनकम इंडिया से ज़्यादा है, GNI ज़्यादा है? तो आप इस टेबल में भी देख सकते हैं. आंसर इज ए, श्रीलंका. तो श्रीलंका इंडिया की ऐसी नेबरिंग कंट्री है जिसका ग्रॉस नेशनल इनकम इंडिया से भी ज़्यादा है. और यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए गए हैं, कम से कम इंडिया का हम देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द HDI रैंक ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2018? तो भारत का, इंडिया का HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक क्या है? आंसर इज बी, 130. तो हम 130 पोजीशन पर हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के रैंक पर. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज नॉट सच एन यूजफुल मेजर? तो अगर हम कंट्रीज के बीच में कंपैरिजन करें तो टोटल इनकम यानी कि जो जितना लोग कमा रहे हैं उसका टोटल इनकम वो एक यूजफुल मेजर नहीं होगा. क्यों? आंसर इज बी, comparing total income will not tell us what an average person is likely to earn. तो अगर हम सिर्फ टोटल इनकम को कंपेयर कर रहे हैं, क्राइटेरिया मतलब यूज़ कर रहे हैं कंपेयर करने के लिए, तो ये हमें नहीं बताएगा कि एक एवरेज पर्सन कितना कमाता है. तो इम्पॉर्टेंट क्या है, हर एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट हमें देखना है, ना कि कुछ फ्यू लोग जो हैं वही डेवलप करें, बाकी लोग का डेवलपमेंट नहीं हो. तो दिस इज़ रॉन्ग, सभी का डेवलपमेंट होना चाहिए. इसलिए एवरेज इनकम जो है वो क्राइटेरिया है, यूजफुल मेजर है, जिससे हमें पता चले कि एक कंट्री कितना डेवलप्ड है, क्योंकि एवरेज लोग डेवलप्ड होने चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इन 2017? तो इंडिया का
एवरेज इनकम 2017 में कितना था? आंसर इज बी $1820 1820. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अदर एस्पिरेशंस एंड गोल्स डू पीपल थिंक ऑफ अदर देन बेटर इनकम? तो लोगों के लिए डेवलपमेंट का मतलब अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो वो क्या क्या देखते हैं, क्या उनके आशाएं हैं और क्या गोल्स हैं, क्या उनका ऑब्जेक्टिव है बेटर इनकम के अलावा? आंसर इज डी ऑल द अबव. सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, इक्वल ट्रीटमेंट एंड फ्रीडम, ये सब जो सोशल एस्पेक्ट्स हैं लोग ये भी देखते हैं. सिर्फ इनकम के बेसिस पर डेवलपमेंट को कैलकुलेट नहीं किया जाना चाहिए. अदर सोशल फैक्टर्स भी हैं लोग के लिए. डिफरेंट पीपल के लिए डेवलपमेंट के डिफरेंट मीन्स हैं. कुछ के लिए सिक्योरिटी है, कुछ के लिए रेस्पेक्ट है, इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, कुछ के लिए फ्रीडम है. तो ये सब भी हमें देखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम? तो इनमें से कौन से स्टेट के पास हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है, हाईएस्ट एवरेज इनकम है? आप टेबल को भी देख सकते हैं. आंसर इज सी, हरियाणा. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ केरला अकॉर्डिंग टू 2011? तो 2011 के हिसाब से केरला का लिटरेसी रेट कितना है? टेबल में दिया गया है हरियाणा, केरला और बिहार. तो हमसे पूछा गया है केरला का. आंसर इज बी, 94%. तो ये केरला का लिटरेसी रेट कितना है? 94%. अगर हम हरियाणा की बात करें तो 82%, केरला 94% और बिहार 62%. और यहाँ पर नेट अटेंडेंस रेशियो भी दिया गया है इन स्टेट्स का. तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जिसको हम पहले क्वेश्चंस के फॉर्म में कर चुके हैं. आप इन सबको अच्छे से, इस डेटा को और डेफिनेशंस को अच्छे से याद करें. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट इन केरला? तो केरला में इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कितना है? आंसर इज बी, 10 per 1000 live births. Next question, money in your pocket cannot buy all the goods and services that you may need to live well. Give the correct examples. तो ये एक स्टेटमेंट दिया गया है कि मनी जो है वो सारी चीज़ों को और सर्विसेज को आपको नहीं दिला सकता. जो हमें एक अच्छे लाइफ के लिए ज़रूरत है उसके लिए सिर्फ प्रायोरिटी मनी ही नहीं है, और भी बहुत चीज़ है. तो इसके लिए हमें एक करेक्ट एग्जाम्पल्स देने हैं. आंसर इज डी, ऑल द अबव. मनी कैनॉट बाय यू अ पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट. क्या पैसा आपको पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट दिला सकता है? तो नहीं. मनी कैनॉट इंश्योर दैट यू गेट अनअडल्टरेटेड मेडिसिन. तो अनअडल्टरेटेड फूड भी आपको मिल जाता है, आप पैसा भी खर्च करते हैं, लेकिन ये इंश्योर नहीं किया जा सकता कि वो उसमें मिलावट नहीं है. अडल्टरेशन मतलब कुछ मिलावट नहीं है. मनी में ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीजेस. तो ये सब चीज़ें हैं जो मनी इन योर पॉकेट कैनॉट बाय. तो कहने का मतलब क्या है कि सिर्फ इनकम, हम जो ये डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ इनकम नहीं होना चाहिए. सोशल फैक्टर्स भी देखने चाहिए, जैसे कि आपका इन्वायरमेंट कैसा है, लोगों का हेल्थ स्टेटस कैसा है, लोगों को फूड सिक्योरिटी, अच्छे एजुकेशन, ये सब मिल रहा है कि नहीं. तो ये सभी डेवलपमेंट के मायने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई हैज़ केरला अ लो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट? तो केरला में लो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्यों है, क्या फैक्टर्स है इसके पीछे? आंसर इज सी, ए एंड सी. यानी कि बिकॉज इट हैज़ एडिक्वेट प्रोविजंस ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़. हमने देखा है कि इसके पास, केरला के पास बेसिक हेल्थ, लोगों के वेलबींग के लिए बेसिक हेल्थ और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैं. लिटरेसी रेट भी काफ़ी ज़्यादा हाई है यहाँ पर. और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो हमने बताया था, जो फूड और नॉन फूड आइटम्स का लोग गवर्नमेंट के द्वारा लोगों के बीच में सब्सिडाइज रेट पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सिस्टम वहाँ पे काम करता है. यानी कि लोगों के वेलबींग के ऊपर ध्यान दिया जाता है. इसलिए केरला में हम कह सकते हैं ये सब फैसिलिटीज़ हैं. तो हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है लोग का, वो सर्टेनली बेटर होगा. इसी से केरला हैज़ अ लो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू चेक आउट इफ वी आर प्रॉपरली नरिश्ड और नॉट? तो इनमें से वो कौन सा सही तरीका है जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि हम लोग प्रॉपरली नरिश्ड हैं या नहीं, पोषण है या नहीं है? आंसर इज बी, BMI, बॉडी मास इंडेक्स. तो इसके मदद से हम ये देख सकते हैं कि कितना नरिशमेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू वी कैलकुलेट द BMI? तो BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? BMI जो तरीका जो साइंटिस्ट ने डेवलप किया है ताकि न्यूट्रिशन स्टेटस पता चल सके, कितना नरिश्ड हैं हम लोग.
तो इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है? आंसर इज ए, डिवाइड द वेट इन केजी बाय द स्क्वायर ऑफ द हाइट। तो जो वेट है उस वेट को केजीज में लेंगे और जो हाइट है इंसान का, यहाँ देखिए ये हाइट को मेजर किया जा रहा है, उसके स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, वेट अपॉन स्क्वायर ऑफ द हाइट। तो इससे पता चल जाएगा BMI, बॉडी मास इंडेक्स। इनके पास एक चार्ट भी होगा, स्कोर भी होगा, जिससे वो कंपेयर करेंगे कि कौन से हाइट के लिए कितना वेट एडिक्वेट है। तो इससे पता चल जाएगा कि आप अंडर नरिश्ड हैं, ओवर नरिश्ड हैं या प्रॉपरली नरिश्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ? तो आप इस टर्म लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ से क्या समझते हैं? आंसर इज बी, एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो जब कोई पर्सन जन्म लेता है तो उस समय जो उसकी एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ है लाइफ की, उसे हम कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर 1000 बेबीज होता है आपका बर्थ रेट, और ये है एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट टाइम ऑफ बर्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। तो ऐसी स्टेज जहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज अच्छे होंगे, ऑटोमेटिकली ये रेट्स भी अच्छे होंगे। Next question, how many districts have reported a water level decline of over 4 meters during the past 20 years? तो कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कितने जिला हैं जिनमें वाटर लेवल जो है, वाटर टेबल जो है वो 4 मीटर्स नीचे चला गया है पिछले 20 सालों में, मतलब वाटर टेबल जो है वो घटे जा रहा है, डिक्लाइन देखा जा रहा है। तो कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? तो यहाँ पर ऑप्शंस में आपको मतलब फ्रैक्शन में दिया हुआ है। अगर डिस्ट्रिक्ट्स पूछे तो हो गए ये 300 डिस्ट्रिक्ट्स, यानी कि 300 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं हमारे कंट्री में, 300 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उनमें देखा गया है कि वाटर लेवल जो है डिक्लाइन कर रहा है। तो अगर नंबर में पूछा जाए तो 300 डिस्ट्रिक्ट्स, और अगर आपसे फ्रैक्शन में पूछा जाए तो इट इज़ 1/3। तो आंसर इज सी, नियरली 1/3 और 300 डिस्ट्रिक्ट्स आर ओवर यूजिंग देयर ग्राउंड वाटर रिजर्व्स। In another 25 years, 60% of the country would be doing the same if the present way of using this resource continues. तो अगर ये जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है ग्राउंड वाटर रिजर्व्स का, अगर हमने इस पे अभी चेक नहीं लगाया तो अगले आने वाले 25 सालों में ये परसेंटेज 60% हो जाएगा। पूरा जो 60% है कंट्री का, मतलब मोर देन 50% जो है कंट्री के लोग वो ओवर एक्सप्लॉइट करेंगे और वाटर लेवल में डिक्लाइन देखने को मिलेगा। तो डिस्ट्रिक्ट्स पूछा जाए तो 300 डिस्ट्रिक्ट्स और नियरली 1/3 ऑफ द कंट्री इज ओवर यूजिंग दियर ग्राउंड वाटर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर लाइकली टू बी फाउंड? तो हमारे कंट्री में ग्राउंड वाटर का ओवर यूज, ओवर एक्सप्लॉइटेशन कहाँ देखने को मिलेगा? आंसर इज डी, ऑल द अबव, सभी एरियाज में। एग्रीकल्चरली प्रोस्पेरस रीजन जो है पंजाब, वेस्टर्न यूपी, यहाँ पर देखेंगे हम बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइट किया जा रहा है हमारे ग्राउंड वाटर रिजर्व्स को। जो हार्ड रॉक प्लेटू एरियाज है सेंट्रल और साउथ इंडिया के, वहाँ पे भी एक्सप्लॉइटेशन है। और जो नए कोस्टल एरियाज है, जो अर्बन सेटलमेंट्स हैं, जो शहरी सेटलमेंट्स जो जल्दी जल्दी ग्रो कर रहे हैं, वहाँ पे भी हमें देखने को मिलेगा कि वाटर जो है उसका ओवर यूज हो रहा है, ग्राउंड वाटर का ओवर यूज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? आंसर इज ए एंड बी, ये दो स्टेटमेंट जो है सही है। ग्राउंड वाटर क्या है? एक रीन्यूएबल रिसोर्स का एग्जाम्पल है। तो पहले तो रीन्यूएबल रिसोर्स क्या है? जो रिन्यू हो सकते हैं, है ना। तो ग्राउंड वाटर क्या है? वाटर साइकिल हम देखते हैं, इट इज़ अ रीन्यूएबल रिसोर्स। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो हैं जिनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं रिन्यू होने में, मतलब नया फॉर्मेशन होने में उनका मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि वो नॉन रिन्यूएबल है, समय के साथ वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, यूज्ड अप हो जाते हैं। इसलिए ये स्टेटमेंट कि क्रूड ऑयल इज़ अ रीन्यूएबल रिसोर्स, ये गलत है। क्रूड ऑयल जो है क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। ये एग्जॉस्ट होते जा रहा है, एग्जॉस्ट हो रहा है, तो इसकी फिर फॉर्मेशन नहीं होगी, ये रिन्यू नहीं होगा। जबकि ग्राउंड वाटर क्या है? रीन्यूएबल रिसोर्स है। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि एग्जॉस्ट हो जाते हैं आफ्टर ईयर्स ऑफ यूज। तो ये दो स्टेटमेंट सही है। अगर आपसे पूछा जाए कि एग्जाम्पल ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्स, तो ग्राउंड वाटर, और ये पूछा जाए कि एग्जाम्पल ऑफ नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स, तो क्रूड ऑयल। ठीक है, तो इसमें दो स्टेटमेंट सही है, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ people continue to extract crude oil at the present rate, the reserves would last only dash ईयर्स मोर। तो अगर जिस रेट पर अभी जो पूरे वर्ल्ड में लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं क्रूड ऑयल को, ओवर एग्जॉस्ट कर रहे हैं, उसको यूज़ किए जा रहे हैं प्रेजेंट रेट पर, जिस रेट पर, तो जो रिजर्व्स हैं, जो बचा हुआ स्टॉक है, जो रिजर्व है क्रूड ऑयल का, वो कितने और साल चलेगा?
आंसर इज ए 50 ईयर्स। तो आप इस टेबल को देखिए, वर्ल्ड की कंपैरिजन में नंबर ऑफ ईयर्स रिजर्व्स विल लास्ट 50 ईयर्स है। और अगर पूछा जाए कि कितने रिजर्व्स बचे हैं इन 1000 मिलियन बैरल्स, तो वर्ल्ड में 1697 मिलियन बैरल्स हैं। So in this way we discuss some important MCQs or multiple choice questions with solutions of class 10th economics chapter 1st which is development। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।